नमस्कार। आज हम बीए द्वितीय वर्ष के सेकंड पेपर के नातेदारी व्यवस्था टॉपिक का अध्ययन कर रहे हैं। नातेदारी एवं विवाह का विषय मानव शास्त्रीय विचारधारा एवं अध्ययन पर एक लंबे समय तक छाया रहा है। पिछले 100 वर्षों से इस विषय का विकास हो रहा है। अनेक मानव शास्त्रियों ने विश्व के विभिन्न भागों में बसने वाली जनजातियों के समाजों का अध्ययन करके अपनी रचनाएं प्रस्तुत की है और नातेदारी, विवाह, परिवार और अन्य मानव शास्त्रीय विषयों में हमारे ज्ञान की वृद्धि की है। इन विद्वानों में मैक्स लेनन, हेनरी मैन, लुईस मॉर्गन, रेडक्लिफ ब्राउन, मेलिनोवस्की, इवांस प्रिचार्ड, मर्डॉक, मेयर फोर्टेस, लेवी स्ट्रास, लुई ड्यूमा आदि मानव शास्त्रियों के नाम नातेदारी के अध्ययन के क्षेत्र में विशेष रूप से उल्लेखनीय है। रॉबिन फॉक्स ने अपनी पुस्तक नातेदारी एवं विवाह में कहा है कि मानव शास्त्र में नातेदारी का वही महत्व है जो दर्शन शास्त्र के लिए तर्क का है अथवा कला के लिए नग्नता का। यह विषय की मूलभूत साधना है, यह उसके आकर्षण का एक अंग है। अब हम नातेदारी को परिभाषित करने का प्रयास कर रहे हैं। चार्ल्स विनिक ने अपनी पुस्तक डिक्शनरी ऑफ एंथ्रोपोलॉजी में नातेदारी की परिभाषा करते हुए लिखा है कि नातेदारी व्यवस्था में समाज द्वारा मान्यता प्राप्त वे संबंध आ सकते हैं जो कि अनुमानित और वास्तविक वंशावली संबंधों पर आधारित है। रेडक्लिफ ब्राउन ने कहा है कि नातेदारी सामाजिक उद्देश्यों के लिए स्वीकृत वंश संबंध है जो कि सामाजिक संबंधों के परंपरात्मक संबंधों का आधार है। डॉक्टर रिवर्स के अनुसार बंधुत्व की मेरी परिभाषा उस संबंध से है जो वंशावलियों के माध्यम से निर्धारित तथा वर्णित की जा सकती है। लूसी मेयर ने अपनी पुस्तक सामाजिक नृविज्ञान की भूमिका में कहा है कि बंधुत्व में सामाजिक संबंधों को जैविक शब्दों में व्यक्त किया जाता है। रॉबिन फॉक्स के अनुसार नातेदारी की अत्यंत सरल परिभाषा यह है कि नातेदारी केवल मात्र स्वजन अर्थात वास्तविक, ख्यात अथवा कल्पित समरक्तता वाले व्यक्तियों के मध्य संबंध है। स्पष्ट है कि हम नातेदारी से में उन व्यक्तियों को सम्मिलित करते हैं जिनसे हमारा संबंध वंशावली के आधार पर होता है और वंशावली संबंध परिवार से पैदा होते हैं एवं परिवार पर ही निर्भर है। ऐसे संबंधों को समाज की स्वीकृति आवश्यक है। कभी कभी प्राणी शास्त्रीय रूप से संबंध न होने पर भी यदि उन संबंधों को समाज ने स्वीकार कर लिया है तो वो नातेदार माने जाते हैं। उदाहरण के लिए गोद लिया हुआ पुत्र पिता का असली पुत्र नहीं है परंतु उनके संबंधों को समाज ने स्वीकार कर लिया है, अतः वे एक दूसरे के नातेदार माने जाते हैं। भारत में प्राचीन समय में विवाह के पूर्व ही किसी लड़की के होने वाले पुत्र या विवाह के बाद पति की स्वीकृति से दूसरे द्वारा उत्पन्न पुत्र विशेष जिसे क्षेत्रज कहते हैं भी नातेदारी में सम्मिलित था। अब हम यहाँ पर नातेदारी के भेद को स्पष्ट करेंगे। सामाजिक संबंधों में से सार्वभौमिक और आधारभूत संबंध वे हैं जो प्रजनन पर आधारित है। प्रजनन की कामना दो प्रकार के संबंधों को जन्म देती है। दोनों प्रकार के संबंधों का हम यहाँ संक्षेप में उल्लेख करेंगे। नंबर 1 है समरक्त संबंध। प्रजनन के आधार पर उत्पन्न होने वाले सामाजिक संबंधों में से एक प्रकार यह है जो रक्त या समरक्तता के आधार पर बनता है, जैसे माता पिता एवं संतानों के बीच का संबंध। संतानें माता पिता से बाह्य कणु ग्रहण करती है और ऐसी मान्यता है कि उनमें समान रक्त पाया जाता है। इसी प्रकार से भाई बहनों में भी रक्त संबंध होते हैं। एक व्यक्ति के माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, मामा, नाना नानी, चाचा बुआ आदि रक्त संबंध है। लेकिन रक्त संबंधियों के बीच सदा ही प्राणी शास्त्रीय संबंध होना आवश्यक नहीं है। उनके बीच काल्पनिक संबंध भी हो सकते हैं। इन संबंधों को यदि समाज स्वीकृति दे देता है तो वो वास्तविक संबंधों की तरह ही माना जाते हैं। अतः रक्त संबंधों में जैविकीय तथ्य इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि सामाजिक मान्यता का तथ्य।
दूसरा प्रकार है विवाह संबंध। प्रजनन पर आधारित नातेदारी के संबंधों में विवाह संबंध भी है, जो विषम लिंगियों के बीच समाज की स्वीकृति के परिणाम स्वरूप स्थापित होते हैं। केवल पति पत्नी ही विवाह संबंधी नहीं है, वरन उन दोनों के परिवारों के अनेक संबंधी भी परिवार परस्पर विवाह संबंधी होते हैं, जैसे सास ससुर, ननद, भौजाई, जीजा, साला, साली, साडू, फूफा, भाभी, बहू आदि। इन संबंधों की दो व्यक्तियों के संदर्भ में ही प्रकट किया जाता है, जैसे सास बहू, ससुर बहू, पति पत्नी, जीजा साली, देवर भाभी, ननद भौजाई, साला बहनोई, मामा भांजा, भतीजा फूफा आदि। इन सभी संबंधियों के बीच समन्वय का आधार रक्त न होकर विवाह है।